हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और मैं रंजना। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सवाल और जवाब के बारे में। जैसे कि मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती समय के अभाव की वजह से। तो मैंने संडे का ये टाइम रखा हुआ है कि मैं संडे को आपके जो भी लास्ट 1 वीक के सवाल होंगे उनका जवाब दूंगी। तो आज जो हमारे फर्स्ट सीरीज है जिसमें मैं लास्ट 1 वीक के जो भी क्वेश्चन हैं उनको ले रही हूँ, जिसमें मैं बारी बारी से आपके सवालों के जवाब दूंगी, जिसमें मैं आपका नाम भी बताऊंगी कि किसने कौन सा सवाल पूछा हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट सवाल शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने सवाल लिया है वो है प्रियंका चौधरी का। इनका कहना है कि मैम वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ और क्या मैं माला डी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं को माला डी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करता है। इससे दूध बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है। तो जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो माला डी है उसको ना लें। इसकी जगह पे वो छाया को ले सकती हैं। छाया में किसी भी तरह का कोई हार्मोन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है इस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। तो आप माला डी की जगह पे छाया ओरल पिल्स ले सकती हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड क्वेश्चन है सबा फारिन का। इनका पूछना है कि मैडम पीरियड्स के दौरान जो माला डी में हीमोग्लोबिन की गोलियां होती हैं क्या हम इनको ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 पिल्स होती हैं माला डी में टोटल 28 गोलियां होती हैं, और 28 गोलियों में जो 21 गोलियां होती हैं ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की होती हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं, और जो 7 गोलियां होती हैं ये आयरन की होती हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं मेंसेस के 5वें दिन से हम कंट्रासेप्टिव पिल्स लेना शुरू करते हैं। खास करके माला डी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो माला डी को हम 5वें दिन से लेना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब 21वें दिन ये खत्म हो जाती है तो फिर जो आयरन की गोलियां हैं उनको हम शुरू कर देते हैं। इसके 2 पर्पज होते हैं। पहला तो ये कि जो कंटिन्यूटी है ये बनी रहती है, और दूसरा ये कि जो आयरन की कमी महिलाओं को हो जाती है मेंसेस के दौरान वो नहीं हो पाती, ये गोलियां उसकी कमी को पूरा कर देती हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन है नीलम पवार का। इनका कहना है कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनको थैलेसीमिया की बीमारी है, जबकि उनके पति बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसका उनके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप थैलेसीमिया से ग्रसित हैं तो बच्चे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस अपनी डाइट को मेंटेन रखिए, जो भी न्यूट्रिशनल डाइट है उनको लेती रहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल विजिट करती रहिए। कोई भी समस्या हो उसके पहले आप रेगुलर जो आपके डॉक्टर हैं जो आपकी देखभाल कर रहे हैं आप उनसे मिलती रहिए और इसका ट्रीटमेंट भी लेती रहिए। आपके बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है सुषमा बुकारे का। इनका पूछना है कि जो टीटी की वैक्सीन होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगती है वो कब लगनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने लेटेस्ट ही टीटी के वैक्सीन पे एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि जो टीटी की वैक्सीन होती है ये कब लगती है, कितनी डोज लगती है, कब इसकी फर्स्ट सेकेंड दोनों डोज लगती हैं, कब बूस्टर डोज लगती हैं, और क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है सपना जी का। इनका पूछना है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई माँ करवा रही है और उसको सर्दी हो जाती है तो उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि सर्दी के दौरान कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस दौरान तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप मेडिसिन लेंगी उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अपना दूध पिला रही हैं। सर्दी में आप होम रेमेडीज यूज कर सकती हैं, जैसे आप काढ़ा यूज कर सकती हैं, हल्दी वाला दूध पी सकती हैं। इसकी वजह से आपको सर्दी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अदरवाइज आप कोई भी मेडिसिन ना लें वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमीला राठौर का। इनका कहना है कि जो लेफ्ट ब्रेस्ट है राइट ब्रेस्ट की अपेक्षा छोटा है, तो क्या इसमें किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपके ब्रेस्ट हैं इनके साइज क्या है, छोटे बड़े हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं पे कोई लिम्फ है, कहीं पे स्वेलिंग है, रेडनेस है, या फिर आपको इचिंग हो रही है, पेन सेंसेशन है, अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं
तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली आपको किसी तरह कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उसके साइज में चेंजेस हैं, तो फिर आपको आपके किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ब्रेस्ट का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप लैक्टेटेड मदर हैं, आप बच्चे को मिल्क पिला रही हैं, तो उस दौरान जो ब्रेस्ट की साइज होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है। जिस ब्रेस्ट से हम ज़्यादा मिल्क बच्चे को फीड कराते हैं वो बड़ा हो जाता है, तो ये नॉर्मल होता है। उसके बाद ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी और भी कॉम्प्लिकेशन है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र का। इनका पूछना है कि जो कॉपर्टी कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, इससे क्या पेट फूलता है? तो नहीं, इससे किसी भी तरह का पेट फूलने वाली समस्या नहीं होती है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है फीमेल्स को, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, या फिर इरिटेशन महसूस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि कॉपर्टी क्या है, इंजेक्टेबल है, ये लगाई जा रही है गर्भाशय में। तो हमारा जो शरीर होता है वो अचानक से किसी भी फॉरेन चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब हम कॉपर्टी लगाते हैं तो एक तरह से वो फॉरेन मटेरियल ही है जो हम यूट्रस में इम्प्लांट कर रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं। जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि यूट्रस रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो उसके अगेंस्ट काम करता है। इस वजह से वहाँ पे जो कॉपर्टी जगह बनाती है, उस जगह बनाने में उसको थोड़ा समय लगता है, और इस वजह से ऐसा महसूस होता है कि फीमेल को स्पॉटिंग हो रही है, उसका पेट फूल रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, हेडेक हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन 10 से 15 दिन में फिर ये अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, अदरवाइज इसकी वजह से कोई बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उर्वशी का। इनका पूछना है कि अगर ब्रेस्ट में दाने निकले हुए हैं तो क्या इससे कैंसर हो सकता है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके ब्रेस्ट में दाने निकले हुए हैं तो इसकी वजह से कैंसर हो। इसके लिए आप अपनी जांच कराइए, उसके बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट इसमें सवाल है प्रिया त्रिपाठी का। इनका पूछना है कि इनका पीरियड मिस हो गया है, तो क्या ये पीरियड आने के लिए माला डी का यूज कर सकती हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर मान लीजिए 2 से 3 दिन या 4 दिन का मिस है आपका पीरियड, तो उस दौरान आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तब तो इसको बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी निगेटिव है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर किसी अदर कंडीशन में भी हो सकता है। तो अगर उस दौरान आप माला टी का सेवन करती हैं तो मे भी इसकी वजह से आपको पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, तो आप इनका यूज कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए कि जो भी मेंसेस मिसिंग है ये 3 से 4 दिन तक का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा का फिर इसमें कोई वक्त नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल इसमें एक सर का है। उनका पूछना है कि उनकी बच्ची 4 मंथ की हो गई है और अभी तक उसे कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है, तो इसके लिए वो क्या करें? तो सर, मैंने एक शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो होता है उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी वैक्सीन छूट जाता है तो आप उसको कितने दिन से लेके कितने दिन तक के बीच में रिकवर कर सकते हैं। अगर जन्म से ही आपके बच्चे को कोई भी वैक्सीन नहीं लगा है तो आप अपने नज़दीकी सब सेंटर या फिर नज़दीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ जाके इसकी सलाह ले सकते हैं और अपनी बच्ची का वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें कोई देर अभी नहीं हुई है, आप बच्ची को पुनः वैक्सीनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और सवाल आया है। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो वायरल फीवर होता है ये अगर एक बार हो चुका है तो क्या दोबारा भी हो जाता है, या फिर एक व्यक्ति से क्या ये दूसरे व्यक्तियों को भी हो जाता है? तो जी हाँ, जो वायरल फीवर होता है ये एक संक्रामक रोग की तरह काम करता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आराम से हो जाता है। अगर फैमिली में किसी एक व्यक्ति को हुआ है तो ये दूसरे व्यक्तियों को भी हो जाता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार हुआ है तो ये दोबारा ना हो, ये दोबारा भी हो सकता है। वायरल फीवर अधिकतर तब होता है जब मौसम में कोई परिवर्तन होता है, जब ठंडियों से गर्मियाँ आती हैं या फिर गर्मियों से ठंडी आती हैं, तो उस दौरान हम देखेंगे कि वायरल फीवर बहुत अधिक लोगों में हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने उन सवालों को लिया जो आपके लास्ट 1 वीक तक के थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ना मिलने की वजह से मैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर नहीं दे पा रही थी, जो भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है कि हर संडे मैं आपके जो 1 हफ्ते तक के क्वेश्चन होंगे उनको कलेक्ट करके उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो आज मैंने उन्हीं सभी क्वेश्चनों को लिया हुआ था और उसके जवाब भी मैंने आपको दिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। तो आगे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो संडे होगा, नेक्स्ट संडे में जो सीरीज होगी उसमें मैं आपके सभी जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।